नमस्कार। लेखकों से मिलिए श्रृंखला के तहत आज हम आपको मिलवा रहे हैं रचना जी से। और रचना जी की किताब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कुंभ एंड सनातन, मिरर ऑफ इंडियाज इटर्नल साउल एंड मोदीज ग्लोबल कल्चरल सिनर्जी। ये इस किताब का नाम है और ये रचना जी की तीसरी किताब है। और रचना जी जब भी किताबों का चयन करती हैं या लेखन के लिए विषय चुनती हैं, तो उसका एक व्यापक प्रभाव रहता है और उसका एक कहिए कि वैश्विक प्रभाव भी है। महाकुंभ मेले का इतिहास अ, न तो अलग से बताने की ज़रूरत है और न उसकी महत्ता में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही स्थापित एक शाश्वत सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसकी चर्चा अ, पुरातन काल से होती आ रही है। लेकिन इसको अलग अलग समय में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो नए नए तरीके से लोगों ने समझने की कोशिश की है। आपने महाकुंभ और सनातन को एक साथ जोड़ करके देखने की कोशिश की है इस किताब में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए सनातन शब्द जो है, पहले तो वो क्या है वो समझिए, और वो महाकुंभ से कैसे जुड़ता है। नमस्कार सभी को। और मैं सबसे पहले तो सुधांशु जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने अपनी जो पुस्तक है उस पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। सुधांशु जी, में सनातन जो शब्द है वो, जैसे आपने कहा कि एक शाश्वत, मतलब पुराने समय से पुरातन जिसे हम कहते हैं, प्राचीन समय से चला आ रहा है। और क्योंकि हम जब कहीं कोई एक गैदरिंग में आते हैं, स्पिरिचुअल गैदरिंग में जब उपस्थित होते हैं, तो हम वो जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है उससे हम कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो सनातन है ये हमारा एक, पहली बात तो फेथ है, दूसरा जो हमारा ट्रेडिशन है, और तीसरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सामाजिक बदलाव हुए हैं। क्योंकि जो सनातन है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, पर उसके साथ जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है आधुनिक आधार भी लेके आई हैं। और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, जैसे कि एएनआई का रिपोर्ट बता रहा है, इकोनॉमिस्ट का या टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि सबसे बड़ा गैदरिंग जो महाकुंभ 2025 में हमने देखा, जिसमें 660 मिलियन लोग जो थे उपस्थित रहे। तो मैं इसको ऐसे जोड़ती हूँ कि ऐसी परंपराएं, ऐसा आधार, ऐसा सत्य, ऐसी आस्था जो हमारे संस्कृति का, जो हमारे जो पहले से चला आ रहा है, उसको हम आज के समय में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जब कोई ऐसा गैदरिंग होता है तो कितने लोग वहां पे उपस्थित हो सकते हैं, कैसे वो लोग उस चीज को ग्लोबल और नेशनल फेनोमेनन के साथ जोड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी किताब में हमने 5-6 चैप्टर्स के थ्रू इसको बताने की कोशिश की है। जो पहला है वो मैंने बताया है कि क्यों कुंभ मैटर करता है। दूसरा जो है ये पूरा है, वो पूरा एक ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ा है, जिसमें मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी हमने देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में हम आध्यात्मिक लोकतंत्र कहते हैं। तो इस शब्द को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगी कि यहाँ पे एक मेल्टिंग पॉट दिखा, विभिन्न अखाड़े, बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स, जैसे हम वैष्णवाइट से वाइट या उदासीन जो प्रथाएं हैं, वो सारे एक मतलब जगह कन्फ्लुएंस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। जो एक हिस्टोरिकल लेगेसी में मैं बात करती हूँ। तीसरा मैं बात करती हूँ एक न्यू इंडिया। पहले भी जो मेरी किताब रही, मोदीज एरा बिल्डिंग न्यू इंडिया थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, उसमें मैंने न्यू इंडिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। और चौथा में क्यों ये एक सोल है, इटर्नल सोल, क्योंकि सोल वो होता है जो हमें प्रतिबिंबित करता है, हमारे आधार को, हमारे रियल सेल्फ को। तो हमारा सेल्फ जो है, जो हम नहीं पहचान पा रहे, ये पूरे डिस्कोर्स से हम उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने फिफ्थ में इकोनॉमिक जो आधार है, किस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, लोकल जो वहाँ पे लोग हैं उनको कैसे मौका दे रहा है कि वो अपने इकोनॉमिक को बूस्ट कर सकें, और ग्लोबल हम कल्चरल जो पिलग्रिमेज की बात करते हैं उसकी। और लास्ट में जो मैंने बात की, जो सबसे और बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस किताब की, वो मोदी के जो ग्लोबल कल्चरल सिनर्जी है, जिसमें उन्होंने एक सॉफ्ट पावर के साथ साथ भारतीय आइडेंटिटी, सनातन धर्म और वसुधैव कुटुंबकम के आधार को पूरा लेके आए हैं इसमें। आपने एक जिक्र किया अपनी किताब में भारत की सभ्यतागत निरंतरता।
इसका संदर्भ क्या है महाकुंभ से जुड़ा हुआ? इस सभ्यतागत को जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, आज अगर हम देखें तो भारत ही ऐसा एक देश है जो इतने इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के बावजूद भी इकोनॉमिक ग्रोथ में 6.8% के ग्रोथ से आगे जा रहा है। जबकि अगर हम अपने नेबर्स, पड़ोसियों को देखें, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो और श्रीलंका हो, तो कहीं ना कहीं अपहीवल्स हम देख रहे हैं। तो हमारा जो ये रूट है, जो ये सनातन रूट है, यही हमें आज फ्रूट्स डिलीवर कर रहा है। तो रूट और फ्रूट जो है ये बारीकता से कहीं ना कहीं हमारे जो आधार को दर्शाते हैं, हमारी स्थिरता को दर्शाते हैं। इंडिया जो भारत है वो इकोनॉमिक स्टेबल ऐसे नहीं रहा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हम जब तक अपने कल्चरल रूट्स पे दोबारा से नहीं जाएंगे, जिसमें मैंने इसमें चर्चा भी की है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, गो बैक टू नेचर, या माइकल शूमैकर का आइडिया है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्यों हम नेचर से कनेक्ट करते हैं? अभी हम रिसेंटली जब छठ पूजा हुई थी, बिहार का जो पर्व है और ईस्टर्न यूपी का, इसको हम मानते हैं आस्था का पर्व, महापर्व, पर्व भी नहीं महापर्व। तो इस तरह के जो, हालांकि ये छठ का तो जो पर्व है ये थोड़ा सा हम लोकल और इस तरह से, लेकिन ये तो पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो ले चुका है, जिसमें मैंने आपको डेटा बताया। तो ये जो कंटिन्यूटी है, हमारी ट्रेडिशन, मॉडर्निटी दोनों को एसिमिलेट करती है और आज की जनरेशन इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये है हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। और ठीक है, तो आपने इस किताब का नाम कुंभ एंड सनातन भी रख सकते थे, लेकिन आपने इसमें मोदीज ग्लोबल कल्चरल सिनर्जी रखा है। तो क्या उनकी जो वैश्विक लोकप्रियता है उसका फ़ायदा उठाने के लिए किताब लिखी गई है, या फिर आपके भीतर कोई चीज़ गुदगुदा रही थी आपको कि नहीं महाकुंभ जैसी चीज़ पे लिखा जाए? मैं जब महाकुंभ से मैंने भी विजिट किया, महाकुंभ का जो दौर था, और मेरे घर पे भी जो लोग हैं वो लोग भी विजिट करके आए, तो मैंने एक चीज़ जो वहाँ नोटिस की कि रूरल अर्बन डिवाइड होने के बावजूद जो एक आध्यात्मिक खोज के लिए लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी परिवेश से हो, ग्रामीण नहीं नहीं, परिवेश अभी से। अब मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो मोदी जी हैं उनके साथ जोड़ा आपने इसको, हाँ उनके हाँ, मैं प्रभाव को। बस उसी में आ रही हूँ, मैं उसमें ही आ रही हूँ कि मैं जब वहाँ देख के तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है जो इस पूरे कुंभ को, क्योंकि ये महाकुंभ है, उसके पहले भी कुंभ हुए और हर मतलब 2013 फिर 19 और 2025 का, तो क्या डिफरेंस है? 2019 में भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ और इस बार जो महाकुंभ हुआ, तो क्या कुछ इस तरह का कोई डिफरेंस है जो उसको अलग कर रहा है? तो सबसे पहला जो मोदी जी के लीडरशिप में मैंने देखा कि एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की गई, जो तो कुंभ इन्वायरमेंटल कुंभ को आप क्या सस्टेनेबिलिटी। मानती हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन मानती हैं या राजनीतिक आयोजन मानती हैं? मैं कुंभ को सबसे पहले तो एक सांस्कृतिक आयोजन मानती हूँ, और सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ हमारा ये पॉलिटिकल नैरेटिव का भी पार्ट है, क्योंकि हमारा जो भी गतिविधियाँ होती हैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ी होती हैं। और जैसा गांधी जी भी इस बात पे समर्थन करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, इफ़ इट इज़ बिरेफ्ट ऑफ रिलीजन, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इस मैं यहाँ पे अपने जो पूरी किताब है उसमें सबसे पहला जो एक बात, डिस्कोर्स की बात की है, वो है कल्चर और पॉलिटिक्स दोनों को यहाँ पे लाने की बात की है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। और साथ के साथ जो व्यक्ति, जिन कैरिस्मेटिक लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर इस तरह की चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, इस तरह का एक्सेप्टेंस आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस की तरह से इसको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोला गया, यूनेस्को ने एक्सेप्ट किया 2017 में कुंभ के आधार को, तो कोई तो ऐसी लीडरशिप होगी, कोई तो ऐसा नेतृत्व होगा जो इस चीज़ को जोड़ रहा है, जो इसको साबित कर रहा है। तो जब कोई चीज़ डिलीवर होती है उसके लिए ऐसे ना प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती But है। Rachna ji, you think it creates a rift between the two religion of India? If something highlighted at a peak and something at a bottom, then what will we say? Ki it's a danger for a democracy or for religious, and something you are thinking, your thought process. What are the danger part of this ayujan? द थिंग इज कि जो एक क्रिटिकल जो आप आधार बता रहे हैं कि हमें इसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखना होगा,
क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव ना लेके हम इसको पॉलिटिकल मैसेजिंग या पॉलिटिकल नैरेटिव मात्र जो कि एक नेगेटिव संदर्भ में अगर हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हम आगे जो मैं स्पिरिचुअल हेरिटेज कंटिन्यूटी की बात कर रही हूँ वो डिलीवर हम नहीं कर पाएंगे। और हमने इतने समय से उस स्पिरिचुअल सिविलाइजेशनल मास्टर स्ट्रोक की बात कर रही हूँ कि जो मोदी जी के एक सिविलाइजेशनल मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे लोगों के, जैसे मैंने बताया, रूट से फ्रूट मिल रहा है। तो जब हमारा रूट नहीं होगा, हम इसीलिए आज एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा ग्रोथ हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया अपने सनातन, अपने रूट से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, जो उसे स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये आंसर है सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का भारत के। बट ये किसी एक पक्ष को ज्यादा उभारने और दूसरे पक्ष को बहुत दूर छोड़ने जैसा नहीं लगता आपको? इसमें मुझे इसमें ये बात तो लगती है कि जैसे जो क्रिटिकल या जो आलोचनात्मक आधार आता है कि हम इसके अंदर एक आइडियोलॉजी के साथ साथ हिंदू नैरेटिव को लाना चाहते हैं आगे। तो मैं इसमें एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी कि हिंदू तो वो सारे हिंदू और हिंदुत्व के अंदर तो वो सारे रिलीजन हैं जो इस हमारे मदरलैंड में रहते हैं, जो सिर्फ लैंड को टुकड़ा मात्र नहीं मानते, लैंड को बिलोंगिंग मानते हैं। तो उसमें जब यहाँ पे गैदरिंग सिर्फ भारतीय लोगों की नहीं हो रही, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका भी ग्लोबल। और इसमें मैंने डेटा भी दिया हुआ है कि कैसे मोर देन 6 करोड़ से लोग अब्रॉड से, बाहर से लोग आए हैं। और वो कनेक्ट करो, कहीं ना कहीं भारतीय ही रहे होंगे, एनआरआई होंगे, लेकिन कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको। तो ये जो एक ग्लोबल कनेक्ट है, ये कहीं ना कहीं लोकल जो आधार है उससे लेके आ रहा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि नो डाउट हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ क्रिटिकल आधार होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल इंक्वायरी हमें उस चीज़ को सोचने पे मदद करती है कि इसके साथ साथ और क्या क्या नैरेटिव्स चल रहे होंगे। क्योंकि मैंने जो किताबें ली है, बस मैं 1 मिनट बोलना चाहूँगी, जिस सोर्स में मैंने, जैसे क्रिस्टोफर जेफलोर, उनकी किताब भी एक क्रिटिकल थोड़ा सा एथनिक डेमोक्रेसी को लेके, तो कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जो मैंने रेफर किए हैं। हालांकि मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं कंस्ट्रक्टिव साइड को लेके चली हूँ। हालांकि मेरे सोर्सेज में जोसेफ नाइक के सॉफ्ट पावर के अप्रोच की बात भी कही गई है, और चेतन भट्ट की जो किताब है कल्चरल नेशनलिज्म, उस पर भी मैंने बात की है। तो रेफरेंसेस और जो भी डेटा सोर्सेज रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज, वो सारी चीज़ों को मैंने इसमें व्यापार, बाजार या सांस्कृतिक जागरण, क्या आप महाकुंभ को सोचती हैं? व्यापार, बाजार या सांस्कृतिक जागरण, मैं तीसरा सोचूंगी कि ये सांस्कृतिक जागरण है, क्योंकि अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। और भारत के लोगों की, जो युवा हैं और जो युवा नहीं भी हैं, उनका भी जागरण बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी किताब में बहुत जिक्र किया कि ये जनरेट हुए इकोनॉमिक जनरेशन जो जनरेट हुई है महाकुंभ से, तो फिर अब वो तो बाजार होगा ही अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें क्या देखती हैं आप? हाँ, बाजार के लिए मैंने, मतलब नो डाउट इसमें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की भी बात की है मैंने, और इकोनॉमिक जो जनरेशन हुआ है, तो मैंने एक डेटा दिया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया जो ट्रेडर्स का है, कि 2019 में 24 करोड़ की आबादी जो पॉपुलेशन रही, और हमारा जो बजट एलोकेशन था 3700 का था, और रेवेन्यू जनरेशन 1,20,000 का हुआ। जबकि वही 2025 में 65 करोड़ की आबादी आई, 6,400 का बजट एलोकेशन हुआ, और रेवेन्यू जनरेशन 300 लाख करोड़ हुए। तो नोइंगली अननोइंगली ये आपकी बात की तो पुष्टि करता है कि इकोनॉमिक जनरेशन, क्योंकि हमें तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है ना। भारत जो है अब कुछ समय में तीसरी लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था होगा। तो हम अगर अपनी चीज़ों को शोकेस नहीं करेंगे, अपने कल्चरल हेरिटेज को शोकेस नहीं करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है हम अपने कल्चरल शोकेसिंग को किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज़ करें, ना कि हम नेगेटिव उसका ओरिएंटेशन है। और बाजार तो था ही इसमें, और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इस 2025 महाकुंभ के दौरान हमने देखा है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की वजह से कुंभ को वैश्विक पहचान मिली है, या महाकुंभ की अपनी महत्ता की वजह से उसको वैश्विक पहचान मिली? देखिए, मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि महाकुंभ की महत्ता तो रही, क्योंकि 144 साल, जब हम लोग भी इस बात की सोच रहे थे कि घर पे भी डिस्कशन हो रहा था, 144 ईयर्स के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सबके मन में तो सबसे पहला ख्याल 144 ईयर्स
कि ऐसा एक संयोग और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल संयोग की बात की जाती है कुंभ के अंदर, जो जुपिटर और सैटर्न का हम बताते हैं कुछ ऐसा होता है। लेकिन साथ साथ दूसरा ये भी है कि जो मोदी जी की जो ग्लोबल लीडरशिप है, जो उनका आधार है, करिश्मेटिक लीडरशिप का आधार है, और जिसमें मैंने एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है अपने इस किताब के अंदर, कि वो डी कलोनियल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। पूरा अब तक हम कलोनियल माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे थे, वेस्टर्न माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे थे, अब हम इंडिक माइंडसेट से, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में देख रहे हैं। और ये पूरा जो कुंभ का है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको मैंने एक नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट बताया है अपनी किताब के अंदर। तो मैं मानती हूँ दोनों ही चीज़, एक तो ये महाकुंभ का खुद ऐसा संयोग, और दूसरा जो मोदी जी की ग्लोबल आधार है और उनका जो पूरा लीडरशिप है, जिसने इस चीज़ को और ज़्यादा इनरिच किया, जिससे हमें इसे नेशनल ग्लोबल लेवल पे हमें इसको देखने का मौका मिला और विश्व गुरु के पटल पर एक नई पहचान का भी आधार दिया गया। तो ये जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं और जो राजनीतिक चीज़ें हैं आजकल बड़ी घालमेल के साथ चल रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से खतरा पैदा कर सकता है अगर इन दोनों का गाल मिल रहा था? क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग फ्रंट की चीज़ें हैं, अध्यात्म और राजनीति, जबकि वो दोनों एक संग एक पटरी पे चलने लगे, तो इससे तो नुकसान आम जन का होने वाला है। तो महाकुंभ जैसे आयोजन से क्या उसको रिकवर किया जा सकता है आध्यात्मिक शक्ति को, या सिर्फ उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है? महाकुंभ जैसे आयोजन से, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो आध्यात्मिक लोकतंत्र है वो उजागर हो रहा है। अमेरिका में हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, यूरोपियन देश में बहुसंस्कृतिवाद, मेल्टिंग पॉट, तो यहाँ पे भी तो वो आध्यात्मिक खोज के संदर्भ में मेल्टिंग पॉट को हम देख पा रहे हैं। तो लोकतंत्र तो यहाँ पे और सुदृढ़ हो रहा है, लोकतंत्र तो और यहाँ पे बढ़ रहा है, इनरिच हो रहा है। वो हमारे दृष्टिकोण में हमें समझना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे अमीर गरीब कास्ट क्लास कोई भी भेदभाव नहीं है, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे एक जो होली बात जिसे हम कहते हैं, या रिचुअलिस्टिक सिंबॉलिकल, कि हमारा जो हमने कुछ सिन किया है या गलत किया है वो सब धुल जाएगा, उस तरह का एक खोज का आधार कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र को मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो से कहीं भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र तो और उजागर हो रहा है। जैसे मैंने बात कही कि विभिन्न अखाड़े के लोग, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट के लोग, चाहे डिफरेंट उनका आर्ट कल्चर अंडरस्टैंडिंग रहा हो, वो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को बूस्ट करता है पूरा फिनोमेना। आपकी किताब को क्यों पढ़ेंगे? मेरी किताब को तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स हों, चाहे पॉलिसी मेकर हों, चाहे मीडिया पर्सन हों, उन या और भी जो लोग हैं, उनको ये किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि सबसे पहला तो हमारा जो मूल्य है, हमारा जो कल्चर है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम अपने कल्चर को जब समझेंगे, सही मीनिंग उसकी समझेंगे, तभी हम आगे अपना विकास कर पाएंगे, देश का और राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम अपने मूल्यों के साथ, नॉर्मेटिव कंसर्न्स के साथ, एथिक्स के साथ जुड़े रहें, और साथ के साथ उसका जो दूसरा पक्ष है, उसका जो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल पक्ष है, जिसमें मैं इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, सस्टेनेबिलिटी की, जिसमें मैं इकोनॉमिक बूस्ट की बात कर रही हूँ, और उसके साथ साथ एक ग्लोबल कल्चरल सिनर्जी की बात कर रही हूँ, वो भी हम उसको इनकरेज कर पाए इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर। तो आप की तीसरी किताब, फिर प्रश्न वही है कि मोदी जी के अलग हट करके क्यों नहीं सोच पाती हैं आप? मेरे पास बस इस प्रश्न का ये मतलब उत्तर है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इतने स्ट्रैटेजिक डिसीजन और लैंडमार्क डिसीजन लिए गए कि उससे आप बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें हम लोगों के अंदर कितने तरह के, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट से लड़ाई करना किस तरह का एक इकोनॉमिक जो है ड्रेन इंडिया के लिए ला सकता है, पर ऐसे सिनेरियो में चीज़ों को संभालना तो भारत के लिए, जैसे हम जो भी और भी
एफर्ट्स लिए गए हैं हमारे, चाहे आर्टिकल 370 से लेकर ट्रिपल तलाक को लेकर, ऐसे डिसिसिव, जिसे स्ट्रैटेजिक, ऐसे हम जो सोच रहे हैं एक प्लान तरीके से सोच रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्व की भारत को बहुत आवश्यकता है। और ऐसा मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे जो नेतृत्व का जो पूरा सिनेरियो है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के हमें जो है गाइडेंस जरूर मिले, ताकि मेरे जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ बाकी और लोग भी सोचें और इस तरह के जो पुस्तक है आप लोगों के सामने। तो ये हम बात कर रहे थे रचना जी से और उनकी किताब पर मैं दिखा दूँ आपको, कुंभ एंड सनातन और मिरर ऑफ इंडियाज इटर्नल साउल एंड मोदीज ग्लोबल कल्चरल सिनर्जी नाम से है। और इसमें उन्होंने महाकुंभ की महत्ता की बात की, महाकुंभ के जो हिस्टोरिकल जो पूरा क्रोनोलॉजी है उसकी बात की है उन्होंने, और किस तरीके से आज जो है महाकुंभ के माध्यम से जहाँ पर देश विदेश और देश के भीतर के सभी लोगों की भागीदारी रही है, और आने वाले लोग बिना किसी कास्ट क्रीड रेस के लोग वहाँ पहुँचे, उसका एक डिजिटल फॉर्म कहिए, उसका एक किताबी रूप जो है ये रचना जी ने हम लोगों के सामने रखा है। इसमें उन्होंने उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की भी चर्चा की है, क्यों उन्होंने किताब लिखी है और क्यों आपको पढ़नी चाहिए इसकी बात भी की है। तो हमारे साथ बात कर रही थी रचना जी, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये महाकुंभ जैसी किताब आपने इसे एक बार पढ़ लीजिए तो जो है लिखी है, और इसका एक विश्लेषण जो है हम लोगों के सामने रखा और मौका दिया है कि हम उनसे बातचीत कर सके। तो हम लेखकों से मिलिए श्रृंखला में फिर आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।